इस रहस्यमयी कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एरन नाम के एक बंदे को। एरन लोकल स्टोर में काम करता था। तभी एक दिन उसकी नजर अचानक एक पुरानी कैसेट पर पड़ती है जिसमें कुछ वीडियो क्लिप्स मौजूद थीं। एरन हैरान रह जाता है, आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी ये कैसेट यहाँ कैसे पड़ी रही और इसमें आखिर है क्या। उसे जानना था कि इन वीडियो में ऐसा क्या है जो इतने टाइम से छुपा हुआ था। इसी दौरान उसका भाई जस्टिन फोन पर मैसेज करता है कि जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे बैटरी खरीदनी होंगी क्योंकि उनकी कार में कुछ खराबी आ गई है। लेकिन एरन का ध्यान इन सब चीजों से हट चुका था। उसने वो पैसे एक सिंपल कैमरा खरीदने में लगा दिए ताकि वो कैसेट की वीडियोस को देख सके। जब एरन कैमरा लेकर घर पहुंचता है तो जस्टिन पहले से ही वहां होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि एरन ने बैटरी की जगह कैमरा खरीद लिया है, वो गुस्से से भड़क उठता है। लेकिन वो जस्टिन के गुस्से को इग्नोर करते हुए कैसेट चला देता है और उसे भी दिखाता है। कैसेट की वीडियो में अचानक एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम एना था। वो लेडी कैंपा करिया नाम के एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी और वीडियो में उसी ग्रुप की गतिविधियों की अपडेट्स दे रही थी। एना ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कोई एक गड़बड़ हो गई है जिसे अर्जेंटली सुलझाना पड़ेगा। ये सारी बातें मानो किसी लूपिंग या मल्टीवर्स थ्योरी की गुत्थियों की तरह लग रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों पूरी तरह कुछ समझ पाते, वीडियो अचानक बंद हो जाती है। यहाँ सच्चाई सामने आती है कि एरन और जस्टिन पहले कैंपा केडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। पहले वो उसी ग्रुप में काम करते थे मगर माँ बाप के हादसे में गुजर जाने के बाद उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया और एक साधारण जिंदगी जीने लगे। जस्टिन के नजरिए से वो पूरा कल्ट ग्रुप बहुत ही खराब था। वो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे लेकिन सबके सामने नहीं। एक तरह से जस्टिन उन्हें कातिल मानता था लेकिन एरन के लिए वो ग्रुप बुरा नहीं था। उसकी चाहत थी कि दोनों भाई फिर से वहां लौट जाएं क्योंकि उनकी आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो किसी भी छोटे मोटे काम से जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। सिर्फ जस्टिन ही नहीं बल्कि और भी कई लोग उस ग्रुप को अपराधियों का अड्डा समझते थे और उनसे नफरत करते थे। जब आसपास के लोगों को ये पता चला कि एरन और जस्टिन पहले उस ग्रुप का हिस्सा रह चुके थे तो उन्होंने उनसे घुलना मिलना बिल्कुल छोड़ दिया। ना तो उनके पास दोस्त थे और ना ही किसी की गर्लफ्रेंड। ऐसे में उनका फैमिली बढ़ाना भी मुश्किल था। दोनों भाई रोज सुबह छोटे मोटे काम करने के लिए निकल जाते थे। एक दिन पैसों की तंगी के चलते एरन ही जस्टिन के बाल काट रहा होता है। इसी दौरान दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है कि वो ग्रुप सही था या गलत। जस्टिन अपने स्टैंड पर टिका रहता है। उसे लगता है कि वो ग्रुप बहुत ही घटिया है और हमें वहां कभी नहीं लौटना चाहिए। एरन गुस्से से तिलमिला उठता है और जस्टिन के बाल बिगाड़कर वहां से गुस्से में निकल जाता है। जस्टिन अपने भाई के इस बिहेवियर से काफी परेशान हो जाता है लेकिन करे भी क्या, फैमिली में बस वही एक भाई है। फिर दोनों किसी साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। जब तक वो कल्ट ग्रुप में थे कोई टेंशन नहीं थी लेकिन उसके बाद की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। काफी सोच विचार के बाद अब जस्टिन भी एरन की बात मानने को तैयार हो जाता है उस ग्रुप में वापस जाने के लिए। वो ग्रुप एक सुनसान इलाके में था इसलिए सबसे पहले दोनों कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, अपनी कार ठीक करवाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं उस सुनसान जगह की ओर। और तभी पता चलता है कि एरन और जस्टिन के माँ बाप का एक्सीडेंट उसी हाईवे पर हुआ था जिस पर अब वे गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए वो दोनों अपनी कार रोकते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ था, एक तरह से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने। वहां पर वो नोटिस करते हैं कि कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे हुए हैं जो उन्हें याद आता है कि उन्होंने कई साल पहले खुद बनाए थे। लेकिन इतने टाइम बाद भी वो कैसे वहां सुरक्षित हैं, ये बात उन्हें समझ नहीं आती। जस्टिन जब एक तरफ देखता है तो उसे हाईवे कुछ अजीब सा लगता है। दोनों तरफ अजीब सी लकड़ियां लगी थीं। दूसरी तरफ देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मिरर रिफ्लेक्शन हो। वो तुरंत एरन को ये बात बताने जाता है लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। जस्टिन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और ठीक से कुछ बता भी नहीं पाता। अब बिना ज्यादा सोच विचार किए दोनों भाई कार में बैठते हैं और सीधे अपने पुराने कल्ट ग्रुप की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो उस बड़े से ग्रुप के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बंदा दिखता है जिसका नाम डेव था जो एक अजीब सी डरावनी मुस्कान लिए खड़ा था। दोनों उसे अनदेखा करते हुए उस घर में दाखिल हो जाते हैं जहां सारे मेंबर्स रहते थे। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। सारे लोग बैठकर एक अलग ही टाइप की बियर पी रहे थे जो उन्होंने खुद बनाई थी। ये बियर उनके फार्म में तैयार होती थी और वही उनका बिजनेस भी था। इसी से पूरे ग्रुप का खर्चा चलता था। एरन और जस्टिन का स्वागत बहुत ही शानदार ढंग से किया गया। सभी मेंबर्स बारी बारी से अपने अपने परिचय देने लगे लेकिन वही डेव नाम का बंदा पीछे एक डेस्क पर बैठा हुआ अब भी अजीब तरीके से हंस रहा था। ये सब कुछ काफी स्ट्रेंज लगने लगा था। फिर भी एरन और जस्टिन उसे नजरअंदाज करते रहे। कई लोगों से मिलने के बाद उन्हें उनका रूम दिखा दिया गया जहां वो दोनों रहने वाले थे। लेकिन असली खतरे की
शुरुआत तो अब होने वाली थी। उनके कमरे में उन्हें एक पर्ची मिलती है जिस पर बी क्वाइट लिखा था। ये पर्ची किसने रखी और क्यों रखी ये कोई समझ नहीं पाता। अब एरन जस्टिन को बताता है कि उसे एना में दिलचस्पी है, वह उसे पहले से ही पसंद करता था। लेकिन जस्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बहुत पुरानी बात है, अब तक तो एना का कोई बॉयफ्रेंड भी बन चुका होगा। एरन इन बातों को मानने को तैयार नहीं होता और खुद कोशिश करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह जस्टिन वॉक पर निकलता है और देखता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। सब अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। कुछ लोग तो टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। जस्टिन को समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें इन चीजों की जरूरत क्यों है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे काल नाम का एक पुराना दोस्त दिखता है, लेकिन जब वो उसे आवाज देता है तो काल उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस गुस्से में आगे बढ़ जाता है। जस्टिन को इसका कोई क्लियर रीजन समझ नहीं आता। जैसे जैसे रात होती है सब लोग बोनफायर के सामने बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें हेल नाम का एक बंदा दिखता है जो जस्टिन को अपने केबिन में बुलाता है। हेल के बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखी होती है जिसे वो काफी टाइम से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। पहले ये प्रॉब्लम्स वो जस्टिन के साथ मिलकर सॉल्व करता था। हेल अब जस्टिन से वही इक्वेशन सॉल्व करने को कहता है, साथ ही पूछता है कि इतने सालों बाद तुम दोनों वापस क्यों आए हो, जरूर कोई खास वजह रही होगी। जस्टिन बताता है कि उन्हें एक वीडियो मिली थी जिसमें उस पूरे कैंप और एना की फोटोज थीं। उसी के चलते उन्हें लगा कि वापस आना चाहिए और वो आ गए। लेकिन हेल का कहना था कि उन्हें उस वीडियो कैसेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनके ग्रुप में से किसी ने भी वो कैसेट नहीं भेजी थी। ये बात जस्टिन को थोड़ा परेशान करती है। बातों बातों में वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ एक मेंबर सबको मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। जस्टिन भी उसके पास जाता है। वो बंदा कार्ड से कई चीजें दिखाता है, लेकिन जस्टिन उसकी ट्रिक पकड़ लेता है। इस पर वो मेंबर एक और मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है और कहता है, अपनी आंखें बंद करो। उसके हाथ में एक बॉल होती है और वो बोलता है कि जब तक तुम अपनी उंगलियां नहीं खोलोगे ये बॉल ऊपर ही रहेगी। यानी अगर तुम 1 घंटे तक हाथ बंद रखो तो बॉल 1 घंटे तक हवा में ही टिकी रहेगी। जस्टिन ऐसा करता है और सच में वही होता है, बॉल ऊपर ही रहती है। एक तरीके से ये मैजिक सच में काम करता है, लेकिन इसके पीछे क्या ट्रिक थी ये बात जस्टिन की समझ से बाहर थी। वहीं दूसरी तरफ एरन को दिखाया गया जो एना के साथ बातचीत में लगा हुआ था। उसे तो पहले से ही एना में इंटरेस्ट था, तो अब वो थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगा। एना उसे अपने कई सारे फोटोज और पेंटिंग्स दिखाती है जो उसने यहाँ रहते हुए बनाई थी। एरन हर चीज को बड़े ध्यान से समझता है और बहुत ही अच्छे से बात करता है। बाहर की तरफ सारे लोग मिलकर एक गेम खेलने लगे थे। वहाँ एक रस्सी बंधी हुई थी जो सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। दूसरी एंड पर कौन था इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई है जो उस रस्सी को थामे हुए है। अब सबको मिलकर उस रस्सी को खींचना था और अपने अपोनेंट को हराना था। जो जीतेगा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली थी। कुछ लोग पहले ट्राई करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। जब एरन पहली बार कोशिश करता है तो वह रस्सी को खींच ही नहीं पाता और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन एना को इम्प्रेस करने के लिए वह पूरी रस्सी अपनी बॉडी में लपेट लेता है। फिर वो अपना पूरा बॉडी वेट पीछे डालता है और आखिरकार रस्सी को खींचने में कामयाब हो जाता है। एना भी कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस्ड लग रही थी। अब बारी आती है जस्टिन की। वो शुरू से ही थोड़ा नर्वस लग रहा था क्योंकि उसने ऐसे गेम्स पहले कभी खेले नहीं थे, लेकिन सबके कहने पर वो भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रस्सी को पकड़ता है लेकिन शुरुआत में ही उसे थोड़ा ढीला पकड़ लेता है जिससे वो आगे गिर जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जस्टिन के हाथ में चोट लग जाती है। सब लोग एकदम टेंस हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि उसे क्या हुआ। जस्टिन नोटिस करता है कि डेव उसकी चोट पर खुश हो रहा है, यानी इसके पीछे कुछ तो बात जरूर है। अब एक दूसरी लड़की जस्टिन को घर के अंदर ले जाती है और उसकी पट्टी करती है। एरन ये बात अच्छे से समझता है, इसलिए वो जस्टिन को इशारा करता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, तुम इसे डेट कर सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों जस्टिन एकदम गुस्से में उठता है और वहां से चला जाता है। उसे अंदर से कोई अजीब सी बेचैनी हो रही थी जो उसे परेशान कर रही थी। अब जब एरन और जस्टिन लेट नाइट वॉक पर निकले तो एरन ने कहा कि चलो एक दिन और रुक जाते हैं। उसे यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था और वो काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था। जस्टिन पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब वो देखता है कि एरन खुश है तो उसकी खुशी के लिए वो एक दिन और रुकने का डिसीजन ले लेता है। अब जब दोनों अपने केबिन की तरफ जा रहे थे उन्हें फिर से एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि शांत रहो। पता नहीं ये कौन लिख रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और सीधे सोने चले गए। रात को सोते हुए जस्टिन एरन से पूछता है, क्या तुम सच में एना से प्यार करते हो? एरन ने जवाब दिया, शायद कभी वो भी मुझे चाहती थी, लेकिन अब वो फीलिंग खत्म हो चुकी है। मुझे वो प्यार फिर से जगाना पड़ेगा। अगले दिन जब दोनों बाहर निकले तो उन्हें टिम नाम का एक बंदा मिला। वो एक पुराने बंद पड़े घर के सामने खड़ा था।
जिसे लॉक किया गया था। पूछने पर टिम ने बताया, यहाँ बेकार चीजें रखी जाती हैं, मैं बस इसकी सुरक्षा करता हूँ। इसके बाद एरन और जस्टिन ने कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे शूटिंग की प्रैक्टिस करना और अलग अलग एक्सरसाइज करना। ये सब उन्होंने सालों से नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। इन्हीं एक्टिविटीज के बाद जब जस्टिन वॉक पर निकला तो उसे फिर से काल दिखा। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन काल बिना कुछ बोले दूर भाग गया। इस बार जस्टिन उसका पीछा करता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो काल गायब हो चुका होता है। वहां सिर्फ उसके शूज पड़े थे। ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कोई भी ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जस्टिन को एक हलचल सुनाई देती है। वह देखता है कि कई पेड़ नीचे गिर रहे हैं। वहां कुछ फोटोज पड़ी थीं, जिन्हें वो उठा लेता है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है, जो उसके सिर में तेज दर्द पैदा कर देती है। जस्टिन कुछ समझ नहीं पाता। उसे लगने लगता है कि शायद कोई जानवर वहां आ गया है। अपनी सलामती के लिए वो वापस लौट जाता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि ये सब बातें वो बाकी लोगों को कैसे बताए। अब एक टेंट दिखता है, जिसके चारों तरफ अजीब सी लकड़ियां लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि ये किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रही हैं। इस बार क्वाइट का नोट फिर से मिल जाता है, लेकिन वह खतरनाक चीज आखिर है क्या? यह अब भी एक रहस्य ही बना हुआ है। रात को सब लोग उस चेंबर में मौजूद होते हैं और करियो की नाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जस्टिन के मन में अब भी सवाल घूम रहे थे कि आखिर उस जगह पर हो क्या रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जस्टिन तुरंत बाहर आता है और अपने भाई एरन को बुलाता है। उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करता है। चारों तरफ वही नोट्स पड़े थे जिसने लिखा गया था, शांत रहो। जस्टिन ने वे सारे फोटो भी दिखा दिए, जिनमें किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एरन को इन सब बातों की समझ नहीं थी। उसे लगने लगा कि जस्टिन यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए कोई बहाना बना रहा है। लेकिन दोनों तब चौंक उठते हैं जब वे आसमान की ओर देखते हैं। वहां एक नहीं बल्कि 2 चांद नजर आ रहे थे। ये सीन बेहद अजीब लग रहा था। जस्टिन तो एकदम शॉक्ड हो गया, लेकिन एरन को लग रहा था कि ये सब आंखों का धोखा है। ऐसी चीजें नहीं होती, ये बस एक सपना है। जस्टिन ने वो पोलोराइड फोटो ले ली और अब सब कुछ और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ गया। वहीं एरन वापस चला गया बाकी लोगों के साथ करियो की नाइट एंजॉय करने। ऐसा लग रहा था कि जो गड़बड़ हो रही है उससे एरन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब एरन चेंबर में मौजूद एना से बात करने लगता है और उसके साथ एक वॉक पर भी चला जाता है। एना उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां कई अजीब सी स्टिक्स लगी थीं। सामने की तरफ 2 चांद साफ नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे एरन पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो सारी स्टिक्स एक खास फॉर्मेशन में थीं, जो किसी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ती लग रही थीं। एरन एना से पूछता है, क्या तुमने हमें वीडियो टेप भेजकर यहाँ बुलाया? लेकिन एना को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। उसने कभी कोई वीडियो टेप भेजी ही नहीं थी। इससे पहले कि एरन कुछ और पूछ पाता, वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जस्टिन उस लड़की के पास जाता है जिसके साथ उसकी पहली डेट हुई थी। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन जब जस्टिन ने देखा कि वो क्या बना रही है तो पता चला कि वो एक पागल आदमी की तस्वीर थी, जिसके हाथ में 2 बंदूकें थीं और वो चारों तरफ फायरिंग कर रहा था। पहली वाली पेंटिंग में भी जस्टिन ने 2 आंखें देखी थीं, जो शायद आसमान के 2 मून को रिप्रेजेंट कर रही थीं। सुबह होते ही जस्टिन फिर से टिम को देखता है, जो उस घर के सामने रखवाली कर रहा था। अब जस्टिन को जानना था कि अंदर क्या है जिसे ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के चलते जस्टिन फिशिंग करने चला जाता है। जस्टिन को अब कुछ जवाब चाहिए थे, क्योंकि उस जगह से कई काली काली परछाइयां उठ रही थीं। उसने बिना देर किए अपने कपड़े उतारे और सीधे पानी में छलांग लगा दी। एरन पीछे से चिल्ला रहा था, जल्दी बाहर आओ। कुछ देर बाद जस्टिन पानी से एक छोटा सा बॉक्स लेकर ऊपर आता है। उसे नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या रहस्यमय चीज हो सकती है, लेकिन उससे पहले उन्हें पानी से बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि उनकी बोट के नीचे एक अजीब सी परछाई फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। किसी तरह किनारे तक पहुंचने के बाद उन्होंने वो बॉक्स खोला। अंदर कई पत्थर थे और साथ ही एक टेप भी रखा हुआ था। अब उस टेप में क्या रहस्य छुपा है, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी लोगों के पास पहुंचने के बाद जस्टिन औरत की बनाई हुई एक पेंटिंग देखता है, जिसमें उसी तरह के ब्लैक क्रिएचर का जिक्र था जैसा पानी में दिखा था। कहा जाता है कि वो क्रिएचर कई सालों से इसी जगह पर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बस एक मजाक मानते हैं। जब एरन ने वो कैसेट दिखाई तो सबने उसे प्ले करके देखना शुरू किया। उसमें एरन और जस्टिन की जवानी के टाइम की वीडियो क्लिप्स थीं।
जहां वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरा कल्ट ग्रुप किसी अनजान ब्लैक शक्ति की वजह से बना है। जस्टिन इस बात को मानता था, लेकिन उसका नजरिया थोड़ा अलग था। उसके हिसाब से ये कल्ट ग्रुप अच्छा है जहां लोग एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। यानी ये दोनों भाई पहले से ही इस ग्रुप को लेकर डिस्कशन करते आ रहे थे और अब भी वही बहस चल रही थी। एरन इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से में बाहर चला गया। बाहर जाकर जस्टिन उसके पास आता है उसे संभालने के लिए। एरन बताता है कि ये पूरी जगह उसने बहुत मेहनत से बनाई थी। यहाँ जो भी चीजें उगाई जाती थीं, उन्हें एक बिजनेस में बदलने की कोशिश की जाती थी, जैसे वो अनजान सी बियर जिसे वो दूसरे शहरों में सप्लाई करते थे। लेकिन जब से इस कल्ट ग्रुप का नाम बदनाम हुआ, कई इंडस्ट्रीज ने यहाँ से बियर लेना बंद कर दिया। इससे पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल हालत पर बुरा असर पड़ा। एरन जानता था कि उसका भाई जस्टिन ये सब नहीं समझेगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जस्टिन जब अपनी कार से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसकी कार अचानक बंद हो जाती है। अब जस्टिन को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। जंगल पार करने के दौरान अचानक जमीन पर घना कोहरा छा जाता है। दूसरी तरफ एक सांप रास्ता काटता है। जस्टिन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पीछे की ओर भागता है। भागते भागते उसे वहीं घर मिल जाता है जिसके चारों तरफ अजीब सी स्टिक्स लगी हुई थीं। उसकी नजर सीधे काल पर जाती है जो उस घर के दरवाजे के अंदर जा रहा था। जस्टिन तुरंत उसके पीछे जाता है ये जानने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने काल की डेड बॉडी पड़ी होती है। जस्टिन एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी सबसे चौंकाने वाली बात होती है, काल उसके पीछे से फिर से निकलता है। जस्टिन हैरान रह जाता है, एक ही टाइम पर दो काल कैसे हो सकते हैं। अब काल उसे शांत करता है और बाहर ले जाकर सब कुछ समझाने लगता है। वो साफ साफ कहता है, ये पूरी जगह एक टाइम लूप में फंसी हुई है। मेरी मौत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो भी इस माया जाल में फंसता है उसे चीजें बार बार रिपीट होती दिखती हैं। जस्टिन को ये सब समझ नहीं आता तो काल उसे डेमो देने के लिए एक सिगरेट बाहर फेंकता है। जैसे ही वो स्टिक्स के पार जाती है, वो गायब हो जाती है और काल भी उस जगह से गायब होकर पीछे वाले दरवाजे से फिर से आ जाता है। अब जस्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच में टाइम लूप है और काल की मौत पहले ही हो चुकी थी। काल अब जस्टिन को चेतावनी देता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना तुम और तुम्हारा भाई भी इस जाल में फंस जाओगे। सबसे डरावनी बात ये थी कि पूरा कल्ट ग्रुप इस टाइम लूप से अफेक्टेड था। किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन बाहर से जो लोग आते थे उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता था। जो भी एंटिटी इस टाइम लूप को चला रही थी वो बेहद खतरनाक थी। उसे हराने के लिए वेपन्स की जरूरत थी। इसीलिए काल जस्टिन को एक मैप वाला रूम बताता है जहां टिम नाम का बंदा पहरा दे रहा था। जस्टिन को किसी भी हालत में वहां जाकर वेपन्स लाने थे ताकि सबको आजाद किया जा सके। जस्टिन पूरी तरह घबराया हुआ था। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था और उसे अपने भाई के लिए भी डर लगने लगा था। वहां से निकलने के बाद जस्टिन एरन और जेनिफर को उसी जगह लेकर जाता है। एरन ने पहली बार इन चीजों को नोटिस किया और जस्टिन ने जितना कुछ जाना था वो सब उसे बता देता है। जैसा कि अब साफ हो चुका था, ये पूरी जगह एक टाइम लूप में फंसी हुई है और जो रहस्यमयी एंटिटी है वो उन्हें इस लूप में हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश कर रही थी। अगर आसमान में तीसरा मून भी नजर आ गया तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो दोनों भाई हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। इसलिए उन्हें तीसरे मून के आने से पहले कोई सोल्यूशन ढूंढना था ताकि इस जगह के श्राप से बाहर निकल सकें। अब इतना तो कंफर्म हो चुका था कि एरन और जस्टिन भी इस लूप में फंस चुके हैं, क्योंकि जो चीजें उन्हें दिख रही थीं उनका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। वो ऐसे लोगों से मिल रहे थे जो पहले ही मर चुके थे, लेकिन इस लूप की वजह से उनकी लाइफ बार बार रिपीट हो रही थी। एक आदमी तो खुद को आग लगाकर खत्म कर देता है क्योंकि वहां रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। वहीं एरन को टेंट के अंदर एक दूसरा शख्स मिला जिस पर किसी ने हमला करके उसे मार दिया था, लेकिन वो सीन बार बार रिपीट हो रहा था जैसे कोई वीडियो लूप चल रहा हो। अब एरन और जस्टिन को ये बात समझ आ गई थी कि ये सब उनके साथ भी हो सकता है। किसी न किसी वजह से उनकी मौत यहाँ तय है और फिर यही लूप उन्हें बार बार वही लाइफ जीने पर मजबूर करेगा। दोनों भाई अब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर भी किसी तरह वो वेपन्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने उस जगह को जहां चारों तरफ लकड़ियां लगी थीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से दूर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं आसमान में तीसरा मून नजर आता है। अब ये पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों इस टाइम लूप में हमेशा के लिए फंस चुके हैं। अब चाहे वो जहां भी जाएं उन्हें वापस यहीं लौटना होगा, यानी उनकी पूरी जिंदगी उस कल्ट ग्रुप के साथ एक लूप में फंसी रह जाएगी जिससे वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों, टाइम लूप की
यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ।